का यह पोल है और कुछ नहीं है। जेड इक्वल टू आप कुछ रख दो आप यहाँ पे यूनिट सर्किल के अंदर, यूनिट सर्किल के अंदर है ना, मतलब 1 रेडियस के सर्किल के अंदर ये 0 1 0 0 1 इसके अंदर सॉरी -1 0 और 0 1 और 0 -1 इसके अंदर कोई भी पॉइंट जेड की कोई वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, इसको छोड़कर 0 को छोड़कर रख दीजिए, आपको वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। अरे जेड इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए जेड इक्वल टू 0 इज द ओनली सिंगुलरिटी एज ओनली पोल, ये केवल एक ही पोल है जेड इक्वल टू 0। तो बस वही पोल, तो उस पर रेसिड्यू निकाल के 2 पाई ऐसे गुणा कर दीजिए आंसर। हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है ना। अरे एक का है 0 1 का बनना है 10 बार आएगा यहाँ पे, स्क्वायर थोड़ी है, स्क्वायर तो 2 बार बोलते 3 बार बोलते हैं, स्क्वायर कुछ है नहीं। तो यहाँ पे सीधे सीधा 0 इज द जेड इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ सिंपल पोल इज द सिंपल पोल या इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1। बात समझ में आ रही है? अब इसको अब एक ही पोल है उसका रेसिड्यू निकाल दीजिए, और रेसिड्यू निकाल देंगे जो रेसिड्यू आएगा एक का है तो 2 पाई ऐसे गुणा कर दीजिए, अगर एक से अधिक है तो उसको जोड़ के 2 पाई ऐसे गुणा कीजिए। तो इस सर्कल के अंदर एक का है तो एक ही भी निकालिए, तो रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0 निकालना है। अच्छा हम रेसिड्यू जेड इक्वल टू 0 निकालें कैसे इसके लिए, है ना? अब मैं एक नियम बताता हूँ, याद रखिएगा आप लोग। जिस प्रकार से आप रेसिड्यू और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी निकालते हैं तो हम लोग एक्सपांशन में बोलते हैं नेगेटिव द कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इन द एक्सपांशन ऑफ एफ जेड। रेसिड्यू और जेड इक्वल टू 0 जो होता है ना, वो उसका भी फॉर्मूला उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड इन द एक्सपांशन ऑफ एफ जेड। समझ में आ रही? रेसिड्यू और जेड इक्वल टू 0 इज द coefficient of 1 upon z in the expansion of z, and residue at z equal to infinity is the negative of the coefficient of 1 upon z in the expansion of z। मतलब जब इन्फिनिटी पूछा जाएगा एक्सपांशन के केस में तो 1 upon z का नेगेटिव कोएफिशिएंट, अगर z equal to 0 पे पूछा जाएगा तो सीधे सीधे खाली उसका कोएफिशिएंट जो होगा वही हो जाएगा, सीधे सीधे। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ इसका एक्सपांशन बड़ा आसान है, है ना? z e के पावर z का e की पावर z का 1 प्लस z ऐसे करके करते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। अब z से गुणा कर लो, इसको z से गुणा कर लो, z प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z ऐसे ना आएगा, प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा फैक्टोरियल तो यह होता है 1 प्लस x प्लस यहाँ फैक्टोरियल 1 यहाँ फैक्टोरियल 2 है ना, आगे कंटिन्यू यहाँ फैक्टोरियल 2 यहाँ फैक्टोरियल 3। बोलो क्लियर है? ऐसे कंटिन्यू। अब तो रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द जस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ 1 by z इन एक्सपांशन ऑफ f z। तो बताओ ये क्या है? 1 अपॉन z का कोएफिशिएंट कितना है? 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 है, मतलब 1 by 2 है, यही आपका आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन है, कभी एग्जाम में आ सकता है, हूबहू ऐसे ही आ सकता है, इसमें कोई आश्चर्य आपको नहीं शो करना है। कोसेक जेड और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, है ना, मेरे अंदर से आवाज आ रहा है कि ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही आ जाएगा, हूबहू आ जाएगा अंदर आत्मा। तो अब मेरे हिसाब से आपको रेसिड्यू देखो सामान्य, अगर सिंपल पोल है या ऑर्डर 2 3 का पोल है तो रेसिड्यू का फार्मूला आपके पास है। सिंपल पोल है देन जेड इक्वल टू ए, अगर सिंपल पोल है तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए जो होता है वो लिमिट जेड टेंड्स टू ए जेड माइनस ए एफ जेड होता है, सॉल्व कर देंगे। अगर ऑर्डर 2 3 या एम ऑर्डर का पोल है तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1 डी एम माइनस 1 डी जेड एम माइनस 1 जेड माइनस ए टू द पावर m इंटू एफ जेड एट जेड टेंड्स टू ए। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना? कहीं पर अगर मान लीजिए एक्सपांशन आप आसानी से कर सकते हो और जेड इक्वल टू 0 या जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे पूछा है, एक्सपांशन हो पा रहा है आसानी से, तो जेड इक्वल टू 0 पे जो 1 अपॉन जेड का कोएफिशिएंट होगा एक्सपांशन में वो उसका रेसिड्यू हो जाएगा, और जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो 1 अपॉन जेड का नेगेटिव कोएफिशिएंट हो जाएगा वो उसका रेसिड्यू हो जाएगा। अगर हमें जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमें रेसिड्यू निकालना है तो अगर एक्सपांशन वाला मैटर वहाँ पे नहीं है तो आप सीधे माइनस जेड इंटू एफ जेड का लिंक ले लेंगे, जेड इंटू इन्फिनिटी पे आपको मिल जाएगा। ये तरीका है। एक अगला तरीका ये बताया कि आप लोगों को अगर मान लीजिए जो भी साइन जेड वाला बताया गया कि अगर एफ जेड इक्वल टू 5z अपॉन साइन जेड है और साइन जेड फैक्टराइज हम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केस में हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, है ना, कि रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 ऑफ ए
अपॉन साइड एस ए, है ना, बस सिंपल से लगा देते हैं। z = 0 बेटा, z = 0 देखो यहाँ पे इस फंक्शन में इस सर्कल के अंदर से आप z की कोई भी वैल्यू रखोगे फंक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे क्या रखोगे आप 1 से कम है ना, -1 से ज़्यादा, 1 से कम, इधर भी इस तरीके से कहीं कोई पॉइंट ले लो, यहाँ से आप इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट ले लो आप, है ना, वह पॉइंट जब आप z के स्थान पे रखोगे 1/2, 1/3, 1/4 कुछ भी यहाँ रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी अब z की। लेकिन जब z = 0, चूंकि इसी सर्कल के अंदर है z = 0, सेंटर तो इसी अंदर है ना, ओरिजिन, जब 0 रख दोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 0 इंटू e⁻1/0 मतलब 0 इंटू e⁻1/∞ 1/0 मतलब e⁻∞ मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी बन जाएगा। 0 इंटू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी को नीचे भेज दो तो 0/0 का फॉर्म हो गया, ये हो जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो गया। तो z के जिस वैल्यू को फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है वही z की वैल्यू को हम सिंगुलरिटी बोलते हैं। साथ ही साथ चूंकि z = 0 यहाँ अगर सिंगुलरिटी हो गई तो z = 0 पर अगर हम इसका लिमिट ले लेंगे इस फंक्शन का ना तो हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? इन्फिनिटी मिल जाता है, मतलब ये जो सिंगुलरिटी है वो एज अ पोल है, यहाँ पे पोल के रूप में, बस इतना ही है। इस सर्कल के अंदर एक ही पोल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, बस। अब पोल मिल गया तो उसी पे निकाल लीजिए रेसिड्यू, काम खत्म। रेसिड्यू में एक ही पोल है, एक ही रेसिड्यू निकलेगा और एक ही निकला है तो जोड़ने की कोई सवाल नहीं पाया जाता, तो 2π से गुणा कर दीजिए पूरी इंटीग्रल की वैल्यू। लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल सिंगुलरिटी होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल सिंगुलरिटी। लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरो या लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल इज इसेंशियल और नॉट इसेंशियल की बात थी। इसेंशियल आइसोलेटेड है ना, और इसेंशियल नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की बात थी। ये कहाँ से यहाँ आ गया? ठीक, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी धोखा करेगा। और तुम कहाँ की बात कर रहे हो? उसके यहाँ से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हो गया भैया? अब चलिए एक टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखिए तो समय को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक का केवल स्टेटमेंट लिखा के क्वेश्चन का जाएंगे, है ना, प्रूफ आपको हम कभी करा देंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, अब पहले इसका स्टेटमेंट लिखिएगा, है ना। रोचेस थ्योरम ये आपके है सिलेबस में, ROCHE', रोचेस थ्योरम, रोचेस थ्योरम। हम स्टेटमेंट डायरेक्ट इससे क्वेश्चन से आएंगे क्योंकि प्रूफ में बहुत टाइम भी ले लेगा और MCQ वाला कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, रिटर्न की बात है तो मैं उसको करवा दूँ ना, घबराइए, है ना। रोचेस थ्योरम अभी आज के हिसाब से मैं क्वेश्चन पे जाऊँगा, ठीक है। देखिए इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए पहले। इफ FZ एंड GZ, हाँ, रोचेस थ्योरम, ROCHE', रोचेस थ्योरम। इफ FZ एंड GZ are analytic inside and on a closed contour C, inside and on a closed contour C हो गया। and if mod GZ is less than mod FZ, mod GZ is less than mod FZ on capital C, then FZ and FZ plus GZ, then FZ and FZ plus GZ both have the same number of zeros, both have the same number of zeros, both have the same number of zeros inside, same number of zeros inside C, inside C। ये है आपका रोचेस थ्योरम का स्टेटमेंट कि अगर FZ और GZ दो एनालिटिक फंक्शन हो, बहुत सिंपल है, FZ GZ दोनों एनालिटिक फंक्शन हो और मॉड GZ अगर FZ से लेस हो तो ऐसे सिचुएशन में FZ एंड FZ प्लस GZ, है ना, बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोस। दोनों के पास जब जीरोस का नंबर होगा क्या होगा? सेम नंबर। जितना FZ जीरो रखेगा FZ प्लस GZ उतना ही जीरो रखेगा। अब आता है कि क्वेश्चन इस पर कैसे आते हैं।
आइए क्वेश्चन नोट करिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही झंडू टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देगा। लिखिएगा प्रूव दैट all the roots of z to the power 7 माइनस का 5 z क्यूब प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट all the roots of z to the power 7 माइनस का 5 z क्यूब और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 lie between the circle mod z is equal to 1, lie between the circle mod z is equal to 1 and mod z is equal to 2, mod z is equal to 1 and mod z equal to 2। मतलब क्या कर रहा है, ये जो एफजेड है बेटा, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, इसके जेड की वैल्यू इसमें आएगी। कितने जीरोज होंगे? कंफर्म है? साथ ही होंगे? कंफर्म है ना सबको? हाँ, साथ होंगे। अगर आपसे रियल पूछा तो बात दूसरी थी, है ना? यहाँ सब कुछ कॉम्प्लेक्स तक चलेगा, है ना? अच्छा, अब वो जितने भी इसके जीरोज होंगे, कह रहा है कि वो इसी के बीच में आएगा। हाँ, मार्ट जेड इक्वल टू 1, मार्ट जेड इक्वल टू 2, मतलब एक 1 रेडियस का सर्किल और एक 2 रेडियस का सर्किल। जो जीरो जिसके होंगे वो इसके बीच में कहीं होंगे, इसके अंदर नहीं होंगी या तो इसके बाहर होंगे। इसके जीरो इसी रीजन में लाई करेंगे, इसी रीजन में लाई करेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये कहने का मतलब है। अब बिल्कुल ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा। अब मैं जो बता रहा हूँ एकदम ट्रिकी, ध्यान रखेंगे आपको। मार्ट जेड इक्वल टू 1 की बात पहले करते हैं। आपको दिखाना है कि मार्ट जेड इक्वल टू 1 और मार्ट जेड इक्वल टू 2 के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करते हैं, किसी तरीके से अगर ये दिखा दें कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो मार्ट जेड इक्वल टू 1 के अंदर लाई नहीं करता। बात समझ में आ रही है? और मार्ट जेड इक्वल टू 2 के अंदर लाई करता है। जितने रूट हैं वो मार्ट जेड इक्वल टू 1 के अंदर लाई नहीं करते और मार्ट जेड इक्वल टू 2 के अंदर लाई करते हैं। तो कहाँ होंगे? उसी बीच में होंगे, है ना? ये काम हमारा हो जाएगा। इस तरह से दिखा देना है। अब ध्यान देना मेरी बात। अरे मार्ट जेड इक्वल टू 1 पे बात करेंगे। जब मार्ट जेड इक्वल टू 1 पे बात करनी हो, आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जब मार्ट जेड इक्वल टू 1 की बात जब करनी होगी तो देखो ये हमारा पहले क्या है, फंक्शन। अब इस फंक्शन की बात करते हैं, है ना? तो आपको स्टेटमेंट में पहले क्या है उसके हिसाब से बात करेंगे। एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड है कि जी जेड और एफ जेड प्लस जी जेड है? हाँ, यदि एफ जेड और एफ जेड प्लस, हाँ इसमें मिला लीजिएगा, यही है ना? ठीक, अब इसी अकॉर्डिंग बात करना है आपको, ठीक है? तो अब वो क्या करना होता है, अब एफ जेड आपको अपने से कंसीडर करना होता है। ये जो पूरा आपको दिया है ना, ये पूरा का पूरा एफ जेड और प्लस जी जेड, ये पूरा का पूरा है जेड के पावर 7 माइनस का 5 जेड क्यूब प्लस का 12, ये पूरा माना जाएगा। अब एफ जेड अपने से कंसीडर करना होगा। जब मार्ट जेड इक्वल टू 1 दिया जाएगा तो एफ जेड के रूप में आप लेंगे उस टर्म को जिसमें जेड का सबसे मिनिमम पावर होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म लोगे। इसी, अब जो लेना है हमको इसी में से लेना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? अच्छा, एक चीज जब मैं आपको और बता दूं, अभी आप जल्दबाजी मत करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफ जेड प्लस जी जेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है ना? आप जो भी लेंगे आप इसी में से लेंगे, ठीक है ना? तो आप इसमें से कौन सा टर्म लेंगे, है ना, जो कांस्टेंट टर्म होगा। ये एकदम ट्रिक है ना? अभी कॉन्सेप्ट के पीछे बहुत नहीं जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पीछे तब जाएंगे जब हम प्रूफ पे आएंगे, ठीक है? अभी आप ध्यान दीजिए। तो ये आपका 12 है। अब हमको ये हमारा एफ जेड हो गया, तो बताओ जी जेड तब क्या होगा? जब हमने एफ जेड को 12 मान लिया तो जेड के पावर 7 माइनस का 5 जेड क्यूब हो जाएगा। इतनी बात वो समझ में आ रही है? जब मार्ट जेड इक्वल टू 1 कहेगा तो हमें एफ जेड के रूप में वह टर्म लेना है जिसमें जेड का मिनिमम पावर हो, मतलब कांस्टेंट टर्म लेना है। शेष जो बचता है उसको जी जेड बोल देंगे। अब देखो, अब आपको ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज आना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो एक मैं तरीका बता रहा हूं आपको, अपान में कर देंगे एफ जेड और लेस देन 1। अब इसमें से कौन सा हम एफ जेड मानेंगे? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ठीक है, मान लो, कोई मान लो, जो मन में है मान लो, लेकिन ये कंडीशन जो होल्ड करेगा वही सही माना जाएगा।
वही सही माना जाएगा आपका एफ जेड। जो आपने एफ जेड लिया है वो सही तब माना जाएगा जब वो एक कंडीशन होल्ड करेगा। चलो यहाँ पे मॉड जी जेड अपान एफ जेड यही निकालते हैं, तो निकालते हैं और हमको ये दिखाना है, इसका मतलब हमको ये दिखाना है। तो मॉड जी जेड कितना है, जेड के पावर 7 माइनस का 5 जेड क्यूब अपान है ना 12 अपान 12। क्लियर है? अभी कितना आएगा कैसे पता करेंगे, पता है यहाँ पे मॉड को ऑपरेट कर देंगे, मॉड को क्या कर देंगे ऑपरेट कर देंगे दोनों पे। जब ऑपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल केस में चला जाएगा, जब मॉड को अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये जाएगा मॉड जेड के पावर 7, बोलो ये ऐसा जाएगा, और प्लस का 5 मॉड जेड क्यूब हो जाएगा और अपान क्या जाएगा हमारा 12। अब रखेंगे कितना आएगा यहाँ पे, क्योंकि मॉड जेड इक्वल टू 1 है यहाँ पे, तो 1 प्लस का 5 यही ना आएगा। मॉड जेड इक्वल टू 1 लेके चल रहे हैं केस, तो मॉड जेड इक्वल टू 1 रख देंगे, 1 प्लस का 5/12 मतलब 6/12 मतलब 1/2 विच इज लेस देन 1। क्लियर है ना, ये लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब हमने ये ऑब्जेक्ट जो लिया है सही है। अब जब ये कंडीशन होल्ड कर गया तो रोचेस थ्योरम क्या कहते हैं सुन लीजिए। अब बाय रोचेस थ्योरम, अब रोचेस थ्योरम कहता है कि अगर ऐसा है देन fz and fz plus gz have the same number of zeros।